हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में मेनली हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इससे पहले वाली वीडियो वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि जिसमें हमने ब्रीफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे मॉडल, सारे फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी एंड फंक्शंस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लूइडिटी की। तो बेटा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइडिटी रेफर करता है विस्कोसिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट इट कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पोजेस। इसका मतलब ये बेटा, आप सबको ये पता है कि यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है, लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कुछ प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन जो है वो सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन है। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ पे कुछ विस्कोसिटी है, कुछ हद तक रेजिस्टेंस है टू द फ्लो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज स्टिल सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पे लाती है फ्लूइडिटी। अब वो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बेसिकली ज्यादातर किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से, और कुछ हद तक प्रोटीन की वजह से। इट इज अ क्रिटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एज सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स आर नॉट रिजिड वॉल्स बट डायनामिक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो डायनामिक होती है, वो फ्लूइड होती है, ठीक है। और इसीलिए मॉडल का नाम भी होता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दैट मस्ट मेंटेन एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। अब यहाँ पे ये जरूरी है बेटा कि ये फ्लूइड है, बट फ्लूइडिटी भी एक लिमिट में, एक रेंज में। तो देर आर फ्यू फैक्टर्स जो इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं एंड देर आर फ्यू फैक्टर्स जो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूवमेंट की, जो मूवमेंट है, जो हमें फ्लूइडिटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मतलब कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और मूवमेंट मेनली किसकी हो रही है बेटा? लिपिड्स की। लिपिड्स के अंदर भी जो मेन कैटेगरी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैन बी फॉस्फोटिडिल सीरीन, फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन। सो देयर आर फॉस्फोलिपिड इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर कई तरीके के फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट की। तो मूवमेंट में बेटा यहाँ पे रोटेशन भी हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी हो सकती है और लेटरल मूवमेंट भी हो सकती है। तो मेन 3 टाइप की मूवमेंट है। रोटेशन, एज द नेम सजेस्ट एंड एज दिस एरो सजेस्ट। रोटेशन मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स में ऐसे रोटेशन सर्कुलर वे में ये घूमेंगे अलोंग इट्स सेम एक्सिस, उसी एक्सिस में, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है बेटा साइडवेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? साइडवेज मूवमेंट। जैसे ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, तो ये इधर और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या हो रहा है कि एक लीफलेट से आउटर लीफलेट का जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो मूव करके इनर लीफलेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट हो जाएगी फ्लिप फ्लॉप। इसमें से जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो हमें सबसे कम देखने, मतलब वो सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट, ओके। तो अगर आते हैं मूवमेंट पे, द मॉलिक्यूल्स विद इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन कांस्टेंट मोशन। लिपिड्स एग्जिबिट थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ मूवमेंट। एक है लेटरल डिफ्यूजन, एक है रोटेशन एंड फ्लेक्शन, और एक है ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन का मतलब हुआ, लेटरल का मतलब मैंने आपको बताया साइडवेज, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल रैपिडली स्वैप प्लेस, लिपिड रैपिडली स्वैप प्लेसेस विद देयर इंटरमीडिएट नेबर्स विद इन द सेम मोनोलेयर लीफलेट। बेटा उसी लीफलेट के बीच में ही होगा, मतलब एक लीफलेट से लिपिड दूसरे में नहीं आएगा। और ये मूवमेंट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। दिस अकर्स मिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में नियरली 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁷ तक ये मूवमेंट, मतलब इतने टाइम्स ये मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे कोई एनर्जी, कोई एटीपी स्पेंड नहीं हो रहा, ठीक है। ये कौन सी है बेटा? लेटरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट है रोटेशन एंड फ्लेक्शन। लिपिड मॉलिक्यूल्स रोटेट रैपिडली अराउंड देयर ओन लॉन्ग एक्सिस, मतलब उसी एक्सिस के अलॉन्ग वो गोल गोल जो मूवमेंट हो रही है उसमें देयर हाइड्रोकार्बन टेल फ्लेक्सेस एंड वैगल। जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो मूव कर रही होती है, वैगल कर रही होती है लाइक एक डांसिंग अपीयरेंस। दिस कीप द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन हाईली डायनेमिक। इसकी वजह से अंदर जो टेल वाला पार्ट है वो बहुत ही डायनेमिक और मूवेबल रहता है। तीसरी मूवमेंट है ट्रांसवर्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड माइग्रेट फ्रॉम वन मोनोलेयर लीफलेट टू द ऑपोजिट लीफलेट, मतलब कुछ लिपिड मॉलिक्यूल आउटर लीफलेट से इनर में आ जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल इनर टू आउटर में चले जाएंगे। बिकॉज द हाइड्रोफिलिक एंड मस्ट पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर, दिस मूवमेंट इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। अगर हम थर्मोडायनेमिकली एनर्जेटिकली देखें तो ये मूवमेंट फेवरेबल नहीं है। क्यों फेवरेबल नहीं है बेटा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे यहाँ से पूरा इधर आएगा और ये कैसे इधर जाएगा? मतलब ये मूवमेंट अगर खुद से नहीं हो सकती तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो इस मूवमेंट को करवा रही है, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एंजाइम जैसे कि फ्लिपेसेस, फ्लोपेसेस और स्क्रैम्बलेसेस। फ्लिपेसेस क्या करता है? आउटर लीफलेट के पार्टिकल्स को इनर मूव करवाता है, ठीक है। फ्लोपेसेस क्या करता है? इनर लीफलेट से लिपिड मॉलिक्यूल्स को आउटर लीफलेट में लेके जाते हैं। स्क्रैम्बल एसेस में दोनों ही साइड की मूवमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एंजाइम्स है, प्लस यहाँ पे एनर्जी लगती है, मतलब कि एटीपी स्पेंड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत कम रेट पे होता है, ठीक है। एक वीक में हार्डली एक ऐसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है।
तो यहाँ पे जो लेटरल मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा दिखेगी साइडवॉज, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ देखने को मिल सकती है। अब आ जाता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी। ये पता चल गया कि जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, लिपिड मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लूइडिटी किस वजह से है? ये फ्लूइडिटी के लिए मेन 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है टेम्परेचर, दूसरा है लिपिड्स, और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और लिपिड में भी देयर आर 2 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर 2 चीज़ें मैटर करती है बेटा, कि लिपिड के अंदर सैचुरेशन लेवल कितना है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और दूसरा कार्बन चेन की लेंथ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं, लिपिड उस तरीके से कंट्रोल करेगा। तो अगर आ जाते हैं फ्लूइडिटी पे, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज डायनामिकली रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बाइलेयर। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना थर्मल इंक्रीज एनर्जी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगी और उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन विल बी मोर फ्लूइड, ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एंड लोअर टेम्परेचर स्लो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉजिंग द मेम्ब्रेन टू ट्रांजिशन इनटू रिजिड या जेल लाइक स्टेट। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी सॉलिडिफाई या जेल टाइप होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी रिजिड स्टेट में आनी जाएगी। यहाँ पे बेटा मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हमें कुछ शायद डिफरेंट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इन शॉर्ट, लेकिन अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में आए, पूछे कि बताओ टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी को, तो डायरेक्टली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूइडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फैटी एसिड सैचुरेशन। ठीक है, फैटी एसिड सैचुरेशन मतलब कि जो लिपिड्स है वो कैसे वाले प्रेजेंट है, वो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है या सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो लिपिड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन प्रेजेंट होता है, और सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हो जाते हैं अनसैचुरेटेड। तो बेटा अनसैचुरेटेड में 1 और मोर डबल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी वजह से परमानेंट किंक आ सकते हैं। किंक आने की वजह से वो टाइट पैकिंग नहीं होने देंगे और मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड रहेगी। इसका मतलब कि अगर अनसैचुरेटेड होगा तो वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसी तरह अब सैचुरेटेड है तो ऑपोजिट हो जाएगा। सैचुरेटेड जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, जिसकी वजह से लिपिड्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होने की वजह से उनकी जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम अगर क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कहें कि सैचुरेटेड भी और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लूइडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक टाइम पे अगर एक ही फैक्टर की बात करें तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, तो आप ये नोट कर सकते हो कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं तो सैचुरेटेड अगर फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोकार्बन टेल लेंथ। अब जो मैंने बताया था कि लिपिड में 2 चीज़ें कंट्रोल करती है। अगर लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो लिपिड मॉलिक्यूल का जो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड ये मैटर करता है। उसके अलावा लिपिड मॉलिक्यूल की जो कार्बन चेन है वो कैसी है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। ठीक है, जो शॉर्ट चेन होगी उसका कम सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से वैन डर वाल इंटरेक्शन कम हो जाती है और फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। मतलब कि अगर शॉर्ट चेन है मतलब कि कार्बन कम है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉन्ग चेन होंगे मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप सोच सकते हो छोटी चीज़ को फ्लो करवाना, मूव करवाना ईजी है, तो शॉर्ट चेन का फ्लूइड होना आसान है, लेकिन लॉन्ग चेन का फ्लूइड होना मुश्किल है। ठीक है, बट यहाँ पे मेन रीज़न ये है क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और ओवरऑल फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर इसमें आ जाता है बेटा कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक एक्ट करता है बाई डायरेक्शनल फ्लूइडिटी बफर। इसका मतलब आपको भी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है। हाँ जी, अगर यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर हम बना रहे हैं, इसके बीच में बेटा कहीं कहीं पे ना कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसका जो हाइड्रोफोबिक, एक कोलेस्ट्रॉल का एक एंड इसकी हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक के साथ, तो वो इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके रखेगा। तो मतलब कि अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा। हम मेनली ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है बेटा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइंड करता है, ठीक है, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी डायग्राम।
हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बीच में बेटा कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो इधर इसके साथ भी बाइंड करेगा, इसके साथ भी, एक के हाइड्रोफोबिक के साथ, एक के हाइड्रोफिलिक एंड के साथ वो बाइंड करेगा। अब वो बाइंड करेगा तो जो इनकी लेटरल मूवमेंट है वो इजीली नहीं हो पाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल जो है वो, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा लेटरल मूवमेंट को। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा। ये तो एक बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन यस, टेम्परेचर वाले पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि हम कोलेस्ट्रॉल के साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज बाई डायरेक्शनल फ्लूइडिटी बफर। बाई डायरेक्शनल फ्लूइडिटी बफर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब कि वो दोनों डायरेक्शन से वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है और फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि बेटा एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी बनाने की जरूरत है। अगर मान लो बाकी फैक्टर्स की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि लेट्स से वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रेजेंस होने की वजह से, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। अब हमें ये बैलेंस बनाना है कि ये फ्लूइडिटी इतनी भी ना इंक्रीज हो जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीक होने लग जाए एज अ लिक्विड, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक फैक्टर की वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है तो वहीं पे कोई एक दूसरा फैक्टर जो है वो काम करना चाहिए एज अ कंट्रोल सिस्टम। और वो कंट्रोल सिस्टम का काम कौन कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल किसी तरीके से उस फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा ताकि ओवरऑल फ्लूइडिटी में एक बैलेंस बन सके। वो इतना भी फ्लूइडिटी इंक्रीज ना हो जाए कि वो चीज़ों को खराब कर दे। या कभी कभी अगर फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा और उसको स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है टेम्परेचर का, हमने बेटा अभी स्टार्टिंग में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ फ्लूइडिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो थर्मल एनर्जी है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज करने लग जाती है ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बेटा हमें ये चीज़ चाहिए कि फ्लूइडिटी इंक्रीज तो हो रही है बट वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से इट्स रिजिड स्टेरॉइड रिंग स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव फॉस्फोलिपिड मूवमेंट। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को और हेंस फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा। ओवरऑल तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फ्लूइडिटी इंक्रीज ही होगी, लेकिन वो इनॉर्मसली भी इंक्रीज ना हो जाए। तो उसको एक स्टेबल रेंज में रखने के लिए, एक स्टेबिलिटी रखने के लिए टेम्परेचर की वजह से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा उल्टा काम करेगा, ठीक है। यही चीज़ अगर मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लूइडिटी भी क्या होगी बेटा? फ्लूइडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हो सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी रिजिड या जेल लाइक हो जाए, थोड़ी सॉलिडिफाई होने लग जाए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पे क्या असर पड़ेगा? अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो at low temperature it wedges between phospholipid preventing them from packing tightly and freezing। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये फॉस्फोलिपिड टेल्स के बीच में चला जाएगा, उनको टाइटली पैक नहीं होने देगा। तो उनकी जो पैकेजिंग है उनको कम कर देगा, टाइटली पैक नहीं होने देगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो टेम्परेचर के केस में उल्टा काम करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप एक कोई 1 मार्कर या एमसीक्यू कर रहे हो, ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेस की टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? फ्लूइडिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा? फ्लूइडिटी कम होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल कर रहा है फ्लूइडिटी को, तो दैट विल बी द आंसर कि टेम्परेचर डिक्रीज होने पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट है बेटा टेक्निक्स यूज टू स्टडी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को पढ़ने के लिए एक टेक्निक जो सबसे ज़्यादा यूज होती है दैट इज फ्रैप, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में फोटो ब्लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फोटो ब्लीचिंग के अंदर होता क्या है? फ्रैप के अंदर होता क्या है? फ्रैप का मतलब है बेटा फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स आर टैग्ड विद अ फ्लोरोसेंट डाई। मेम्ब्रेन लिपिड्स को या प्रोटीन्स पे हमने एक फ्लोरोसेंट डाई अटैच कर दिया। अ हाई इंटेंसिटी लेजर ब्लीचेस अ स्मॉल एरिया। उसके बाद लेजर लाइट की हेल्प से, कुछ लेजर बीम्स की हेल्प से हमने कुछ एरिया को ब्लीच कर दिया। ब्लीच का मतलब हुआ डीकलराइज कर दिया, ठीक है, कि वहां से जो फ्लोरोसेंट डाई है वो हट जाए, वो अपना कलर एग्जिबिट ना करे, इरेजिंग इट्स फ्लोरोसेंस। साइंटिस्ट मेजर द रेट एट विच सराउंडिंग अनब्लीच्ड फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज बैक इनटू द डार्क स्पॉट टू कैलकुलेट द लेटरल डिफ्यूजन रेट। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मान के चलो, सपोज करो एक डायग्राम पिक करते हैं, हाँ जी, यही वाली डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि इतने पार्ट में ये पूरी जो लेयर है ये फोटो ब्लीच करी हुई है, सॉरी फोटो ब्लीच नहीं, फ्लोरोसेंट से टैग करी हुई है, किसी फ्लोरोसेंट डाई से टैग करी हुई है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ
कि कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने लेज़र बीम की हेल्प से फोटो ब्लीच कर दिया। ये बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या करा, फोटो ब्लीच कर दिया। इसको रहने देते हैं और सिर्फ इस पार्ट को हमने फोटो ब्लीच कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता है कि लेटरल मूवमेंट हो रही है, हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। तो अगर ये जो नॉन फ्लोरोसेंट वाले पार्टिकल्स हमें इधर दिखेंगे या इधर दिखेंगे या इधर दिखेंगे या इधर दिखेंगे, उससे हम इस मूवमेंट को इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और वैलिडेट कर सकते हैं कि येस वी कैन सी सच मूवमेंट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये होता है बेटा फ्रैक में। उसके अलावा आ जाता है, देर आर मेनी टेक्निक्स, बट जो ज़्यादातर दूसरी यूज होती है वो होती है फ्लोरोसेंस, एनिसोट्रॉपी या पोलराइजेशन। मेम्ब्रेन्स आर स्टेन्ड विद फ्लोरोसेंट प्रोब। हमने मेम्ब्रेन को अगेन किसी फ्लोरोसेंट प्रोब के साथ अटैच कर दिया, दैट अलाइंस विद द लिपिड टेल। और ये जो फ्लोरोसेंस है ये किसके साथ अटैच हो रहा है, लिपिड के साथ। मेम्ब्रेन इज एक्साइटेड एंड विद अ पोलराइज लाइट। अब कोई पोलराइज लाइट पास करके मेम्ब्रेन में एक्साइटेशन मतलब एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी। पोलराइजेशन ऑफ द एमिटेड लाइट इज मेजर्ड इफ द मेम्ब्रेन इज हाईली फ्लूइड। अगर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड होगी, द प्रोब रोटेट्स रैपिडली बिफोर एमिटिंग लाइट। अगर मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो फ्लूइड होने की वजह से क्या होगा, उसमें हमें पहले ही मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो फ्लोरोसेंस, जब हम कलर को देखेंगे कि उसमें मूवमेंट हो रही है और उसकी वजह से लो अनिसोट्रॉपी होगी, लो ओवरऑल एनर्जी होगी, तो उसकी वजह से हम मेम्ब्रेन को जज कर पाएंगे। इफ द मेम्ब्रेन इज रिजिड, अगर मेम्ब्रेन रिजिड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी और उस केस में हाई अनिसोट्रॉपी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, उसके अलावा फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन के फैक्टर्स क्या हैं और हम मेजर कैसे कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन वन वे और द अदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।